नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया भर में फैले हिंदी पत्रकारों के लिए आज बहुत विशेष दिन है, खास दिन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस। आज ही के दिन 1826 में पहला हिंदी का साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड निकला था और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। कलकत्ता से ये अखबार निकला था और इसके तेवर, इसके कलेवर बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त थे। ये सौभाग्य हिंदी पत्रकारों को पहला जो हिंदी पत्र है उसके मिलने का ये दिन है। और अगर कहा जाए तो सही मायने में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ही हिंदी के रिकॉग्नाइज पहले पत्रकार थे। हालांकि ये 19 महीने ही अखबार चल पाया, आर्थिक तंगी के कारण ये नहीं आगे चल पाया, लेकिन ये हमारे लिए नज़ीर है। हिंदी पत्रकारों के लिए ये बहुत आज का दिन मील का पत्थर है। देश भर में, उत्तर प्रदेश में और देश भर में आज पत्रकारों ने संगोष्ठियां की, हिंदी पत्रकार दिवस मनाया, बहुत बड़ी बड़ी बातें की, घड़ियाली आंसू भी बहाए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन मैं आज ये कहूँगा कि होना ये चाहिए कि हम आप आत्मचिंतन करें, आप आत्ममंथन करें, आदर्श बघारने के बजाय आम आदमी की आवाज़ बने, आम जनता के आंसू पूछें। ये ठेकेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं है कि वो समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछें। ये बोल बोल कर वोट लें और हर 5 साल में जनता को धोखा दें। अगर नेता धोखा देते हैं तो पत्रकारों को दीवार की तरह खड़े हो जाना चाहिए। हमारे पुरोधा चाहे गणेश शंकर विद्यार्थी हो, चाहे अमर शहीद मौलाना हसरत मोहानी हो, विष्णुराव बाबूराव पराड़कर हो, बहुत सारे विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने, पत्रकारों ने इस बात को कहा कि वास्तव में हिंदी की जो पत्रकारिता है वो एक तरीके से वॉच डॉग है, दीवार है, आंसू पोंछने वाली है। और हिंदी ही नहीं, उर्दू और अंग्रेजी पत्रकारिता को भी मैं इसी श्रेणी में रखता हूं। या यूं कहें कि पत्रकारिता जनता की वकील है। पत्रकारिता सत्ता का भोपू नहीं है। पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने का जतन है और पत्रकारिता विपक्ष का हिस्सा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सत्ता किसी की भी हो। लेकिन आजकल मायने बदल गए हैं। चुनावी दौर चल रहा है, माहौल ऐसा है कि बहुत सारे नेताओं के बहुत सारे इंटरव्यू भी टीवी पर, अखबार में, डिजिटल माध्यमों में दिख रहे हैं। लेकिन आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ में दिल पर हाथ रख के इस बात को कह रहा हूं कि हम पत्रकारों की स्थिति बिन पेंदी के लोटे जैसी हो गई है। जो कोई देखो इधर मारता, उधर मारता, इधर मारता, उधर मारता, हम लोग इधर उधर ऐसे ऐसे होते रहते हैं। हाल में देखने में आया कि जिन पत्रकारों ने या जिस पत्रकारिता ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसके लिए, उसी ने ऐसा बेगाना कर दिया। कभी कहा कि आप कीचड़ परोसते हैं, कभी कहा कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता बची नहीं है। तो ये जान लीजिए कि आप जिसके लिए बम बम करेंगे, जिसके लिए भांटगिरी करेंगे, वो भी आपको गालियां देगा वक्त आने पर, और जिसके लिए नहीं करेंगे वो तो गरियाएगा ही। इसलिए बेहतर ये है कि हम पत्रकार अपने आप को पहचानें
भले ही कुछ जरूरतें सीमित करनी पड़े ना क्यों, ना बड़ी गाड़ी में चलें, छोटी गाड़ी में चल लें, जरूरत की चादर को बहुत लंबा ना फैलाएं, तो मुझे लगता है ये काम हम कर ले जाएंगे। और हिंदी पत्रकारिता इतनी समृद्ध है, और भारत में तो हिंदी का टंका बज रहा है इन दिनों। बड़े बड़े अंग्रेजी वेंचर बिना हिंदी की बैसाखी के चल नहीं पा रहे हैं, ये हकीकत है। लेकिन पत्रकारों को भी क्या किसी सत्ता की बैसाखी की जरूरत है क्या? ये आज के दिन आत्ममंथन करने का दिन है। देश और दुनिया में फैले हुए हिंदी के तमाम विद्वानों, लेखकों और पत्रकारों को इस खास दिन की विशेष मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दर्शक कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दुर्गेंद्र चौहान पत्रकार महोदय ने दे डाला। लेक्चर नहीं है दोस्तों, ये मन की बात है। मेरे मन में भी आ गई तो मैंने कह दी। अब मूल विषय पर आते हैं। आज मूल विषय मेरा महंगाई है। चुनाव से पहले महंगाई पर हल्ला मच रहा था। चुनाव के दरमियान भी कुछ सर्वे आए, कुछ चीजें आई और कहा गया कि बेरोजगारी के बाद महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर यह कहा गया कि जमीन पर मुद्दा है और जो जनता है वो सत्ता के खिलाफ महंगाई को मुद्दा बनाकर, बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर वोट दे रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस पर यकीन करते नहीं। वो कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई बहुत दिनों से मुद्दा बना नहीं, लेकिन इस बार बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुद्दा बना है। एक विश्व स्तरीय संगठन के एक नेता, जो सांस्कृतिक संगठन है और राजनीतिक संगठन के लिए भी काम करता रहा है, उनसे जब इस बार पूछा गया, उनके कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि आपको काम करने के लिए दिक्कत क्या हो रही है, तो उन्होंने कहा कि दिक्कत यह है कि महंगाई बहुत है और महंगाई डेंट कर रही है एक दल विशेष को, ऐसा कहा गया। तो क्या वास्तव में महंगाई मुद्दा है? क्या चुनाव में 6 चरणों में महंगाई के नाम पर वोट पड़े हैं क्या, और 7वें चरण में भी महंगाई के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? मंथन में यह सबसे बड़ा सवाल है। महंगाई चुनावी मुद्दा है क्या? मंथन में ये बड़ा सवाल आज हमने उठा दिया। अपने आप में बहुत सारी आपको डेटा भी हम अभी दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई दर क्या है, बहुत सारे डेटा हम आपके सामने रखेंगे। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो चर्चा के दौरान उस डेटा को दर्शकों को दिखाते रहें ताकि उन्हें रिमाइंड कराते रहें। महंगाई क्या चुनावी मुद्दा बना इस बार, या 7वें चरण में बनेगा, वोट पड़ेगा? वास्तव में क्या लोग महंगाई से व्यथित हैं क्या, या केवल विपक्ष का बनाया हुआ शिगुफा है? एक रिपोर्ट देख लीजिए। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। महंगाई 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 चारों तरफ है छाई, हाय ये महंगाई। महंगाई का जिक्र आते ही सभी अपनी अपनी ताल ठोकने लग जाते हैं, खासकर तब जब मौका हो चुनाव का। और इस लोकसभा चुनाव में हर चरण में महंगाई को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने तो इसे भुनाना ही शुरू कर दिया था। जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू हुआ, प्रथम चरण से लेकर के आखिरी चरण तक विपक्ष का एक ही एजेंडा रहा कि किसी तरह से जनता को जमीनी मुद्दों से अटैच कर उनका ध्यान रूलिंग पार्टी के एजेंडे से हटा दिया जाए। कांग्रेस, सपा, आरजेडी सहित
तमाम विपक्षी दल हाथ पैर धोकर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे जोरों शोरों से उठाने में लग गए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही, जिससे सबसे ज्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। मैं सोचता हूँ ये बीजेपी वालों ने कहां से सीखी है। वो सीखी है पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। बताओ हमारे गरीब और पुराने लोगों, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट कितना बड़ा आता था? बताओ इतना बड़ा आता था कि नहीं आता था? और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी, उन्होंने मुनाफा कमाना शुरू किया। बताओ पैकेट कितना बड़ा हो गया? बताओ छोटा पैकेट हो गया कि नहीं हो गया? ये सरकार में आ गए तो एक बिस्किट वाला आपको पैकेट खरीदना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? समाजवादियों ने दिया था इतना बड़ा लैपटॉप, जो नौजवान पढ़े लिखे होंगे वो जानते होंगे। जब समाजवादी सरकार थी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था। ये लैपटॉप नहीं दे पाए, इन्होंने क्या दिया? इतना सा दिया कुछ, और उसको चलाते रहो, घिसते रहो उंगलियां, तो वो चलता ही नहीं है। लाख मुद्दे उठाने के बाद भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये कोई पहला चुनाव नहीं है जो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसे विषय उठाए जा रहे हों। सरकारें हमेशा से ही बदलती रही, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं रह गए। सवाल ये है कि सरकार बदल जाए या यही रहे, भुगतान जनता को ही क्यों करना पड़ जाता है? जनता का गार्जियन किसे कहें? कहने को तो जनता जनार्दन होती है, और यही कारण है कि बिना कुछ सवाल किए हर 5 साल में वोट करने आगे पहुंच जाती है और एक मूक दर्शक की तरह सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती रहती है। सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या कभी इनकी मूलभूत समस्या का कभी समाधान भी होगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बड़ी चुटीली रिपोर्ट हमारी सहयोगी वंदना पांडे ने तैयार की और मूलभूत सवाल भी ये रिपोर्ट उठा रही है। क्या महंगाई चुनावी मुद्दा है? क्या विपक्ष तो मंचों से प्रचार खत्म हो गया, 7वें चरण का भी, और यूं कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरी तरह खत्म हो गया। अब प्रचार इस लोकसभा चुनाव में नहीं बचा है। अंतिम चरण में वोट और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। नई सरकार का स्वरूप हमारे सामने होगा। 7वें चरण से ठीक पहले आज हमने बेरोजगारी पे भी बात की है कि क्या बेरोजगारों का जो गुस्सा है वो बवंडर बनकर बूथों पर दिखाई दिया है क्या? और आज इसीलिए हमने महंगाई को भी एक अहम मुद्दे के तौर पर रखा है। डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए, मंथन के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक और पूर्व ब्यूरोक्रेट, इतने सारे गुण हैं हमारे इन मेहमान के अंदर। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद।
बहुत आभार उपाध्याय जी आपका। कांग्रेस के बहुत ही संजीदा वरिष्ठ नेता, विश्लेषक भी हैं अतहर नईम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद नईम साहब, बहुत आभार आपका। इस देश के जाने माने संपादक, आर्थिक पत्रकार के रूप में एक अलग ख्याति है जिनकी, विश्लेषक जो सामाजिक आर्थिकी है और राजनीतिक आर्थिकी, इन दोनों विषयों की बहुत अच्छी समझ जिन्हें है। आलोक भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मनोज ध्यानी साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, एडीआर से भी जुड़े हैं और आर्थिक विश्लेषक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। तहरा हसन, इस देश की जानी मानी महिला कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत ताहिरा जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तहरा जी उन चंद महिला एक्टिविस्ट में हैं जिन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए जनता के लिए और जीती भी। बहुत बधाई आप सबको, और पत्रकारिता दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, दर्शकों को भी और मेहमानों को भी। चर्चा की शुरुआत चंद्रिका प्रसाद जी से मैं करना चाहूँगा। चंद्रिका जी, जैसा कि लगातार विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है मंचों में, पूरे चुनाव में हमने देखा कि चुनावी मंच से विपक्षी नेता, सारे विपक्षी नेता, अभी बहुत सारे विपक्षी नेताओं के हमने बयान भी सुना है। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी बात करते हैं। राहुल गांधी का जो भाषण होता है वेलफेयर की तरफ पूरा रहता है, और अखिलेश यादव महंगाई की बात करते हैं, और वो जैसा वो कह रहे हैं कि भाई पार्ले जी का बिस्कुट छोटा हो गया, अब एक बिस्कुट मिलेगा, यूरिया अब आपको पाउच में मिलेगी, लैपटॉप छोटा हो गया, महंगाई के वो प्रतीक बताते हैं। क्या महंगाई चुनाव में इस बार मुद्दा है क्या चंद्रिका जी? आवाज आ रही? जी बोलिए। आपको तथा आपके सभी पैनलिस्ट को मेरी ओर से पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत बधाई जी। और जो आपने विषय रखा है संबंध में मुझे ये कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी निश्चित रूप से चुनाव के मुद्दे होते हैं, लेकिन मीडिया की व्यापकता के कारण और समाज में जो जागृति आई उसके कारण से जो भी मुद्दे राजनीतिक दल उठाते हैं उनको जनता बहुत व्यवहारिक रूप से समझती है, तो बहुत भावनात्मक रूप नहीं हो पाता किसी भी चीज का। वो उसको अध्ययन भी करते हैं, समझते भी हैं, और जो वास्तविकता होती है उसी के आधार पर निर्णय लेते हैं। अब जैसे हम आप सब जानते हैं कि कोरोना बड़ा विश्वव्यापी एक संक्रामक बीमारी आई और दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को उसने लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन अभी हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहां तो आटा की भी किल्लत रहती है। आप देखते आए दिन वहाँ झगड़े झंझट होते रहते हैं, और जो बड़े विकसित देश भी थे उनको भी समस्या हुई है कोरोना के कारण। अपने यहाँ भी जो कोरोना के लिए सुविधाएं देना था सरकार को, चाहे वो वैक्सीन के रूप में हो, चाहे वो दवाओं के रूप में हो, या अन्य सुविधाओं के रूप में हो, सरकार अपना काम करती रही। उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से डगमगाई नहीं। अभी आपका जो इसमें चार्ट दिखा रहे हैं महंगाई का, तो 2013 तक महंगाई लगभग 10% के आसपास रहती थी महंगाई की दर, और बीच में कई वर्ष कम भी रही है, अभी भी 6% के आसपास है। तो अगर ये कहा जाए कि जो विपक्ष का शासन था देश में, उनसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महंगाई की दर कम रही है। एक तो बात मुझे ये कहनी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि जब थोड़ी सी अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, जैसे 12वें नंबर से हम 5वें नंबर पर आ गए हैं,
तो स्वाभाविक रूप से लोगों की क्रय क्षमता भी बढ़ी है, और जब क्रय क्षमता बढ़ती है और थोड़ी आय भी बढ़ती है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से इस महंगाई के ऊपर पड़ता है। तो ये 2-3 कारण थे जिस कारण से महंगाई की जो बात है वो आ रही है। और हम लोग कभी नहीं कहते कि नहीं महंगाई नहीं बढ़ी या नहीं बढ़ रही या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो देश विकासशील होते हैं या विकास करते होते हैं उनमें तमाम चीजें जब आप निर्माण करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से महंगाई पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो मुझे सिर्फ यही कहना है कि कोरोना की विभीषिका के कारण से भी हमारी अर्थव्यवस्था में उसका प्रभाव पड़ा। हालांकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और वित्त मंत्री जी ने बड़े बुद्धिमानी से उसको रोक के रखा, और दुनिया के अन्य देशों की भांति हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराकर ध्वस्त नहीं हुई। थोड़ी महंगाई का प्रभाव तो निश्चित रूप से है। और दूसरा, जब हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, हम 12वें से 5वें पर आ गए हैं, तो उसका भी लोगों की क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। और मार्केट में जब अधिक डिमांड एंड सप्लाई का जो अर्थशास्त्र का फार्मूला है उसका भी असर पड़ता है। तो मुझे यही कहना है कि यही तमाम कारण है जिसके कारण से महंगाई पर उसका प्रभाव पड़ा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आम जन हैं, आम जन क्योंकि एजुकेटेड हैं और मीडिया में तमाम डिबेट के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से लोगों के संज्ञान में तमाम बातें आती रहती हैं, तो वो उस चीज को समझते हैं। मुझे बस यही कहना है। धन्यवाद। ठीक बात है, ठीक बात है। अतर नईम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चंद्रिका जी ने ये माना भी कि महंगाई है, माना भी कि इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थितियाँ, आपदा की स्थितियाँ, तमाम तरीके की वैश्विक स्थितियाँ, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि पहले जब इतने संसाधन नहीं थे, लोगों को शिक्षित करने के मीडिया माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, तो उस वक्त जो विपक्ष था वो ज़्यादा गुमराह कर लेता। लेकिन आज लोग समझ रहे हैं महंगाई है, ये भी गारंटी वो नहीं ले रहे हैं कि महंगाई आगे नहीं रहेगी, लेकिन वो कह रहे हैं इसका असर वसर नहीं है। आप लोग चिल्लाते रहो, पार्ले के बिस्कुट और यूरिया को पाउच में लाते रहो, बूथों पर महंगाई है नहीं। अतर नईम साहब। चौहान साहब, मैं 2-3 आपके लिए शुभकामनाएं हैं। एक तो विशेष रूप से हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। मैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी की नगरी में जन्मा, और ऐसा वो स्थान के जिस 94 चक में मैं पैदा हुआ, सामने ही उनकी शहादत हुई थी। खैर, भावुक हो गया मैं विद्यार्थी जी के नाम पे। दूसरी, आपने जब अपना इंटरव्यू दिया कि एक पत्रकार को क्या करना चाहिए, उसको कितना साहसी होना चाहिए, तो बड़ा पुराना शेर है, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। क्या बात है, क्या बात है। ये तोप और अखबार ये साबित कर दिया इन 10 वर्षों ने। अभी पूर्व IAS अफसर श्रीमान जी अपना व्याख्यान दे रहे थे, मैं उनकी बातों पर आऊं। बहुत से लोगों ने उस तोप के सामने अपने अखबार को या तो गिरवी रखा या कपकपा कर, दोनों चला है, थैली शाह डंडा शाह का जो दोनों हथकंडा था वो चला, और जैसा है दिखाई देता है लोगों को। तो मोर्चा उठाया सोशल मीडिया ने। और जो ये आंकड़े हैं, पहली बार देखा गया है कि किसी सरकार के आंकड़ों पर लोगों को विश्वास नहीं है। लोग अपने रोजमर्रा के खरीदने और इस्तेमाल करने की वस्तुओं पर देखते हैं। लोगों की बचत की राशि नहीं बची है। अभी IAS महोदय कह रहे थे, अरे बीजेपी के प्रवक्ता हैं भाई, मंत्री भी रहे हैं अतर साहब। मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, ठीक है, भाजपा के प्रतिनिधि। मैंने तो एक मैंने उनका जीवन चक्र बताया दर्शकों को अपने, कि उनके एक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, बड़े संजीदा नेता हैं। चंद्रिका जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ। मैं इनको कहाँ गैर संजीदा मान रहा हूँ भाई। मैं तो इनके नेता के विषय में जो कहूंगा, इनको तो नहीं कहूंगा। मैं ये कह रहा था कि लोगों को जो रोजमर्रा लग रहा है, उसको हमारे भाजपा के विद्वान साथी ने ये कहा कि आपदाएं आई। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, जो पहला कार्यकाल था नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री की हैसियत से, 8 से 10 बार
पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए, नोटबंदी भी उसी में किया था। क्या नोटबंदी आपदा थी? कोरोना तो उसके बाद वाले में आया ना, जिसको आपदा कह रहे हैं। कोरोना पर ठीकरा प्रधानमंत्री से लेके श्रीमान जी भी फोड़ रहे हैं, उसमें भी आपने सब महंगाई की। यहां तक आपने किया कि सीनियर सिटीजन का रेलवे से हमेशा हमेशा का मिलने वाला 30% पुरुषों को और 50% महिलाओं को छूट का भी हटा दिया। गैस की सब्सिडी भी हटा दी। तमाम नाना प्रकार के, बोलो तो मैं अतिक्रमण करूंगा, हमारे तमाम पैनल के लोगों का समय न जाया हो। ये बढ़ाया हुआ कृत्रिम है। महंगाई यहां अपने आप नहीं बढ़ी, भारत में आपने बढ़ाया, अपने मित्रों के लिए बढ़ाया, अपने दोनों तीनों मित्रों को कमाई कराने के लिए बढ़ाया और जनता को ऐसा पाठ पढ़ाया राष्ट्रवाद का, और दूसरी बातों पर महंगाई की बात ही नहीं होने दी। मन की बात में कितनी मनगढ़ंत बातें आती रही, क्यों नहीं महंगाई का जिक्र कोई करते रहे। अभी अब सब कहते हैं ऊपर से नीचे तक कि साहब महंगाई बढ़ती रहती है। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण था, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पूर्व मंत्री और आईएएस भी रहे हैं, क्या भारत जैसा शक्तिशाली देश, जब हम गर्व के साथ अपना मस्तक और अपनी छाती चौड़ी करके, 56 इंच नहीं, असीमित छाती चौड़ी करके विश्व के सामने कहते हैं कि हम बहुत बड़े संपन्न और मजबूत देश है, पाकिस्तान से हमारी तुलना करना भारत के लोगों का अपमान है, तौहीन है, बहुत बड़ा निर्लजता का काम है। हर भाजपा का प्रवक्ता पाकिस्तान से तुलना करता है, वहां इतनी महंगाई, क्या लेना देना, क्या हैसियत है पाकिस्तान की भारत के सामने? कुछ भी नहीं, हम उसकी तुलना ही क्यों करें? राजनीतिक बातों में आप कहते हैं पाकिस्तान ये कर लेगा, तो भी गलत करते हैं, और इसमें तो बहुत ही गलत करते हैं जी। तीसरी और चौथी बात करके ये इंटरव्यू का मैं दौर समाप्त करूं कि ये महंगाई और आपके फर्जी आंकड़े कि महंगाई नियंत्रण में है, इसको मैं कंडम करता हूं। महंगाई आप द्वारा बढ़ाई गई, आपने दूसरे मुद्दों में जनता को उलझा कर रखा, जनता समझ रही है, इसीलिए आपके विपरीत वोट कर रही है और आप बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। आधी सीटें भी आपकी नहीं बचेंगी। धन्यवाद जी। आप बने रहिए अतहर भाई और चंद्रिका प्रसाद जी, आप बने रहिए। मुझे एक ब्रेक लेना है। वास्तव में आंकड़े तो कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकारों में, खासतौर पर यूपी की सरकार में, यूपीए की सरकार में महंगाई ज़्यादा थी, आंकड़े तो यही कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता आंकड़ों को ही झुठला रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि जनता ज़मीन पर जवाब दे रही है। खैर, जनता ने जो कुछ जवाब दिया होगा या आगे भी देगी, तो 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगाई चुनावी मुद्दा है? बूथों में क्या महंगाई ने इफेक्ट डाला है? लोगों ने क्या महंगाई को ध्यान में रखकर वोट डाला है और आगे भी डालेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। ब्रेक से पहले दोनों राजनीतिक मेहमानों ने अपने अपने तरीके से चीज़ें रखी। बीजेपी कह रही है कि महंगाई बढ़ी है, बढ़ेगी, लेकिन अब लोग जागरूक हैं, उसके कारणों को पता है। सरकार जिसके लिए जिम्मेदार नहीं, इसलिए उसको नुकसान नहीं होने जा रहा। चुनाव में बूथों में जो वोट के रूप में जो महंगाई का विरोध है वो कन्वर्ट नहीं होगा विपक्ष के लिए। विपक्ष खुशफहमी में ना रहे। मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। आलोक भदौरिया जी की तरफ रुख करेंगे, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, आर्थिक विश्लेषक के रूप में विश्व में एक साख है आलोक भदौरिया जी की। भदौरिया जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या महंगाई इस बार चुनावी मुद्दा बन रही है? क्या बूथों में कहीं रिफ्लेक्ट कर रही है? क्या? सीधा सवाल, बिना किसी भूमिका के, क्योंकि भूमिका तो मैं काफी बना ही चुका हूं। आपने एक सवाल पूछा और जो सवाल नहीं पूछा, मैं सबसे पहले उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। वो ये है कि आपने पत्रकारिता दिवस की बधाई दी। मैं इस बधाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसकी वजह बताता हूँ। अब तक इससे पहले आपके विचारों का अंत हो चुका था अखबार में, और अब स्थिति ये है कि अब समाचारों का भी अंत हो गया है। अगर आप कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसी चीज अगर आपको नहीं मिल रही है जिसमें आपको विशुद्ध तौर पे आपको खबर मिले या विशुद्ध तौर पे आपको विचार मिले, कुछ आप जरूर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, लेकिन वो अभी नाकाफी है पूरे देश के समक्ष देखते हुए, परिदृश्य को देखते हुए। ये तो मेरा आपका पहला पत्रकारिता दिवस के इंट्रो पे जवाब। दूसरा ये है कि आपने जो महंगाई का जो मुद्दा उठाया है, ये बहुत ही मौजूद सवाल है, अच्छा है।
लेकिन भारतीय जो चुनाव जिस तरीके से होते हैं या विश्व में कहीं भी चुनाव होते हैं, आप ये मान करके चलिए अधिकतर वो भावनात्मक मुद्दों पर होते हैं। महंगाई एक यथार्थ है। भारत में केवल एक ही चुनाव ऐसा हुआ है जो 70 के दशक में हुआ था, जिसमें केवल प्याज की महंगाई ने सरकार बदल डाली थी। आज जो स्थिति है, आज जो नैरेटिव है, जो जन चर्चा का जो विषय है, वो विषय ही बदल दिया गया है। आज अगर कोरोना से मौतें होती है तो कह दिया जाता है अमेरिका में भी तो मरे, यूरोप में भी तो मरे। अगर कोई और चीज होती महंगाई है तो बोले अमेरिका की भी तो देखो, यूरोप की भी तो देखो। और फिर कहते हैं कि आपके पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ गए, अरे और कुछ नहीं, जरा पाकिस्तान तो देख लो। तो अभी हमारे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, बिल्कुल सही है, मैं उस बात से सहमत हूं। हम किसी को क्यों देखें? हमने चुना क्या? आपको दूसरों की बराबरी करने के लिए चुना? बिल्कुल नहीं। आपका एक अपना वजूद है, भारत का एक अपना वजूद है। आप भूल जा रहे हैं कि आप भारत जैसे 140 करोड़ देश के एक आप नेता के तौर पर आपको सरकार दी गई है, एक पार्टी के तौर पर आपको सरकार की कमान सौंपी गई है, आप उसमें क्या करते हैं? महंगाई के मुद्दे के अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर 10 साल की अगर मनमोहन सिंह मोदी की अगर कार्यकाल की अगर बातें करें तो उसमें जो एक औसत जीडीपी निकल करके आई थी वो आपकी क्या थी? वो थी 6.1। और आपकी जो मौजूदा जो सरकार की जो 10 साल की जो जीडीपी निकल करके आई है वो है क्या? 5.7। ये बहुत बड़ा फर्क है, इस चीज को समझना चाहिए। और दूसरा, आप चाहे किसने भी अर्थव्यवस्था को किसी भी पायदान से लेकर 5वीं पायदान पर ले जाएं या तीसरी पायदान पर ले जाएं, दो चीजें होती हैं जो विकास की पहचान होती है। एक होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें आपको शिक्षा भी आती है, स्वास्थ्य भी आती है, आप उसमें कितनी तरक्की करें। दूसरा मुद्दा ये आता है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी। आप कहते हैं आपने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, पीछे छोड़ दिया। आप ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय क्या है? आपकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? आप तो $2200 पर टिके हुए हैं, वहां कितने डॉलर पर पहुंच गए? अमेरिका कितने डॉलर पे है? जापान जो जिसको आप कह रहे हैं पीछे हम कर देंगे, वो उसकी प्रति व्यक्ति डॉलर के आय क्या है? आपको समझना पड़ेगा ना। आप 2200 पे हैं, कोई 25,000 पे है, कोई 35,000 पे है, कोई 55,000 पे है। यानी 2200 से 25,000 का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा? क्या आप ये शायद स्वीकार करते हैं? एक आर्थिक पत्रकार क्या मैं कहूंगा कि आर्थिक तौर पर समझदारी करने वाले बात, जिन्होंने दुनिया में मंदी की पहले से घोषणा करी थी, रघुराम राजन, उन्होंने कहा था अगर 7% की अगर ग्रोथ रेट से भी अगर भारत तरक्की करे तो उसको तीसरी अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में बहुत समय लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। तो एक ये आधा सच बोलते हैं, पहला। दूसरा, आप जो महंगाई के बारे में, मैं महंगाई पाने से पहले मैं एक चीज की और चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप CMIE की अगर आप आंकड़ों पर अगर आप चर्चा करें तो भारत की इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या? ये रेट क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बहुत सारे लोगों ने नौकरी के बाजार में अवसर खोजना भी बंद कर दिया है, थक हार कर। जी जी, ये बहुत ही बड़ी स्थिति है और बहुत ही विपरीत स्थिति है। अब आप कहते हैं कि महंगाई क्यों? ये है जमीनी सच्चाई। एक और जमीनी सच्चाई से मैं आपको कहूंगा, फिर वो आपके मूल सवाल पे आता हूं। वो जमीनी सच्चाई ये है कि अगर आप ग्रामीण का अगर अनरेस्ट, अगर रूरल स्ट्रेस पर अगर आप ध्यान दें या रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ को अगर देखना चाहे तो उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं। पहला और सबसे प्रमुख इंडिकेटर्स है कि 2 व्हीलर्स आपके कितने बिके। ये मौजूदा सरकार है, ये प्रचार करती है देखिए ऑडी कितनी बची, तो कितनी बिकी, मर्सिडीज कितनी बिकी। ये नहीं है भारत, ये बिल्कुल नहीं है भारत। ये भारत वो है जो 2 व्हीलर्स पे चलता है। ये भारत वो है जो एक 80 करोड़ लोगों को जिसको आप राशन दे रहे हैं, वो राशन आपसे लेने के लिए अभिशप्त है। क्यों? आप कहते हैं इसकी सारी आप बलि का बकरा बना देते हैं कोरोना को। कोरोना से पहले आपकी इकोनॉमी नीचे चली गई थी, आप इस पर तथ्य पर क्यों नहीं बात करते? कोई जीडीपी देखिए, आपके पैनलिस्ट में भी इतने सारे लोग हैं, आपकी टीम भी है। कोरोना से पहले की उस साल की जरा जीडीपी निकाल के दिखा दीजिए ना। जब तक आप बोलेंगे नेक्स्ट आप लेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही निकाल के जीडीपी दिखा दीजिए ना कि क्या थी। तो क्यों कोरोना को बलि का बकरा बना रहे हैं? यानी आप जो कर रहे हैं, आपकी जो नीतियां हैं, दो चीजें होती है। एक, क्या आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नीतियां बना पा रहे हैं, टिकाऊ विकास? नहीं। दूसरा, क्या आप जो इकोनॉमिक मॉडल है, क्या आपका वो यूनिफॉर्म बन पा रहा है, या आप के शेप रिकवरी की तरफ चले गए?
के शेप रिकवरी, यानी एक तरफ आदमी गरीब होता चला जाता है, दूसरी तरफ का जो होता है वो अमीर और ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है। तो आपने जो पार्ले बिस्कुट का उदाहरण दिया बहुत सही है। पार्ले बिस्कुट एक पहचान है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि किस तरीके से उसका कितने ग्राम का साइज आप घटाते घटाते कहाँ पहुंच गए। दाम तो आपने 5 रुपए और 2 रुपए ही रखा, लेकिन वो उसका साइज कितना कम हो गया। बिस्कुट का साइज आप देखिए, उसका वजन देखिए कितना कम हो गया। ये एक पहचान है, एक ग्रामीण की पहचान है, ग्रामीण के नाश्ते के लिए पहचान है। वो चाय का लेता है, वो उसको खाता है, उसमें उस पर भी एक कटौती हो रही है। मैं बाकी चीजों पे नहीं जाऊंगा कि अभी बहुत सारी चीजें एक ऐसी हो गई हैं कि बहुत लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, और उसके लिए विशुद्ध तौर पे महंगाई जिम्मेदार है, जिसको जनता एड्रेस नहीं, जिसको सरकार एड्रेस नहीं कर रही है, जनता उसको झेलने के लिए अभिशप्त है। दूध के दाम पिछले 70 सालों में, क्या आप बता सकते हैं कि एक साल में 15% बढ़े? किस साल बढ़े? जरा 75 साल का जरा आंकड़ा तो दे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब बहुत सारे आंकड़े, जरा दे। 75 साल में एक साल में 15% आंकड़े इस साल बढ़े, उस साल बढ़े। तो इसलिए अगर पिछले साल बढ़े तो आप चिंता मत करिए। दालें आपकी कहाँ पहुंच गई, सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया। तो महंगाई एक, लेकिन फिर इसके बावजूद मैं आपका जो मूल सवाल है, अब मैं उस सवाल पर लौट के आता हूं। महंगाई कभी भी विपक्ष उस तरीके से मुद्दा नहीं बना पाया। इसकी वजह ये है कि हमेशा सरकारी जो तंत्र है वो हमेशा उसको भटकाव की तरफ लेके, मैं तंत्र में नेता और अधिकारी दोनों को शामिल करना चाहूंगा, तो वो दोनों को हमेशा भटकाव में ले जाते हैं। इसीलिए आपको भावनात्मक मुद्दों पर ले जाते हैं, इसीलिए आपको राम मंदिर की तरफ ले जाते हैं, इसीलिए आपको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाते हैं, ताकि आप असली मुद्दों की तरफ नहीं आए। लेकिन महंगाई है, लेकिन महंगाई के आधार पर ही वोट डलते हैं, इस बारे में मैं थोड़ा सा मुतमईन नहीं हूँ कि सिर्फ महंगाई एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन महंगाई भी फैक्टर है, बेरोजगारी, लेकिन इस चुनाव में जो 6 चरण हुए हैं, बेरोजगारी ने एक अहम भूमिका निभाई है। और जो मौजूदा जो एक जो सत्ता थी वो मानी जाती थी कि बहुत पाक साफ है, बड़ी ईमानदारी के साथ काम करती है, इस पर सवालिया निशान इन चुनावों में जरूर लग गए हैं। ठीक बात है। मैं ताहिरा जी की तरफ रुख करूंगा। ताहिरा जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी हैं, वुमेन एक्टिविस्ट भी हैं। ताहिरा जी से मेरा सवाल एक महिला होने के नाते, एक वुमेन एक्टिविस्ट होने के नाते, क्योंकि महंगाई का जो सबसे ज़्यादा दंश होता है वो सीधे सीधे घर और बाहर सब कुछ महिलाओं को ज़्यादा मैनेज करना होता। भारत की जो ऐसी व्यवस्था है उस दृष्टिकोण से, और जो राजनीतिक दल हैं वो टारगेट भी करते हैं कि भाई महिलाओं को संतुष्ट करो, आधी आबादी का वोट ले लो और चुनाव जीत जाओ। और विपक्ष ये कोशिश करता है कि नहीं, महिलाएं संतुष्ट हैं, इस बात को उभारो। ताहिरा जी, महंगाई कहीं इस बार आधी आबादी के बीच मुद्दा बन रही है, या जैसा आलोक जी ने कहा कि उन्हें संदेह है कि महंगाई मुद्दा नहीं बन रही है? नहीं, देखिए आलोक जी की सभी बातों से मैं सहमत, बस थोड़ा सा इससे मैं डिफर करती हूँ, क्योंकि जो मैं करती रही, चाहे वो रिमोट एरिया के विलेज एरिया में महिलाओं से बातचीत हुई हो, मैंने कनेक्ट किया हो, या लखनऊ में ही ऐसी जगहें हैं, एयरपोर्ट के पास बिजनौर एक छोटा सा गांव है, तो उसमें बात किया हो, तो महिलाओं के लिए ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा। क्योंकि देखिए वो गरीब महिलाएं जो हमारी गांव से पलायन करके, माइग्रेट करके शहरों में आती हैं, आसपास के शहरों में वो काम करती है एज अ डोमेस्टिक हेल्पर, और वो वहां पर एक एक कमरे, एक एक उसका मकान लेती हैं। उस मकान का पैसा देना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, अब तो जो हेल्पर्स है वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं, उनकी फीस देना, घर चलाना, 400 रुपए से लेके अब सिलेंडर पहुंच गया 1200 का, तो आप बताइए ये उनको अपने एक लिमिटेड पैसों में से देना पड़ता है। और पति जो है उन गांव से पलायन करके और दूर चले गए होते हैं, ये पास के शहरों में आती हैं और वो चले जाते हैं और दूर, अहमदाबाद चले गए, वो चले गए बॉम्बे चले गए, वहां काम करने चले गए। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादा वोट दे रही है गाँव में, यहाँ वो बची ही वही है, वहां पर आसपास जाके वोट दे रही, पुरुष तो दूर चले गए ना। तो ये महिलाओं को उस तरह का दर्द झेलना पड़ रहा है। मिडिल क्लास महिला से बात कीजिए, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, उनको जो भी एक फल खरीदना मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया। तो ये महंगाई और बेरोजगारी जो इतनी ज्यादा बढ़ी है, और देखिए नोटबंदी की बात हुई, नोटबंदी में भी सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई थी हमारी महिलाओं पे आई थी, जो थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखती थी, अपने बुरे वक्त के लिए बचा के रखती थी। गांव में कितनी महिलाओं से बात हुई
कि वो बचा के छप्परों में करके रखती थी, अपने डाल के रखती थी, वो सब पैसे आपने निकाल लिए। फिर क्या हुआ उसका फायदा भी तो बताना पड़ेगा। क्या ये रुक गई? कोई जो काला धन था वो रुक गया? तो उस पे भी तो एक व्हाइट पेपर आना चाहिए भाई। कम से कम हम महिलाओं को तो पता चले जिन्होंने इसका दंश झेला है। तो आधी जमीन की बात करना, लेकिन आधी जमीन बच्चों को भी देखती है। दूध क्या है गरीब के घर में? क्या है? 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं। इसके मतलब कितनी ज्यादा जनता जो है वो अनाज लेने के लिए खड़ी है, अपने घर को चलाने के लिए। उसकी थाली में रोटी के साथ दाल मिल जाए उसको खा रही है। तो उन बच्चों को सोचिए माँ क्या कर रही है। दूध और फल के वो हकदार नहीं है। एजुकेशन, सरकारी स्कूलों को आप बेहतर क्यों नहीं करते? क्या अमीर का बच्चा ही बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनेगा? ये गरीब के बच्चे रिक्शा पुलर कर रिक्शा ही खींचेगा? तमाम इश्यूज है, ऐसा नहीं है। तमाम बातें महिलाओं के दिमाग में हैं। बीमारी आती है, बीमारी का क्या है? आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में कैपिंग नहीं की, जो चाहे उलूल जुलूल वो पैसा ले रहे हैं। तो मतलब ये सरकारी हॉस्पिटल ओवरलोडेड है, डॉक्टर्स ओवरबर्डन है। ताहिरा जी, तो आयुष्मान कार्ड भी दे दिया भाई मोदी जी ने। वो कह रहे हैं सब कुछ इससे मिल जा रहा है। क्या दे दिया? आयुष्मान कार्ड दे दिया उन्होंने इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड कितनी महिला उसका इस्तेमाल कर पा रही? मैं तो महिलाओं की बात कर रही हूँ इस समय। कितनी महिलाएं काम कर पा रही? कितने लोग अपना खेत बेच रहे? यहाँ के बड़े बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल्स में जाके खेत बेचते हैं तो अपने पति का इलाज करा रहे हैं। तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दे, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दे भाई, कि वहां पता करें कि इस तरह के इतने इतने केसेस आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, ताला डलवा दें उन हॉस्पिटल्स में, बेहतर करें। और सरकारी हॉस्पिटल को आपने सरकारी सब चीजों को प्राइवेट कर दिया ठेके पे। आप सोचिए कैजुअल कितने वर्कर्स है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, आप नर्सें से बात कीजिए, सफाई कर्मी से बात कीजिए, उनको एक ठेकेदार रखता है, आधा पैसा वो लेता है, आधा उनको देता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको ठीक करिए ना। नोटबंदी से ये सब चीजें नहीं ठीक हुई। आपको सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, गरीब तक पहुंचना पड़ेगा, गरीब तक जाना पड़ेगा। ये किसी सरकार की बात मैं नहीं कह रही, लेकिन इस सरकार में जब आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है तो आप पे अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए। आपको इन तमाम चीजों का जवाब देना होगा। आप महिला अस्मिता की बात करते हैं, आप महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ये भी तो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात यहाँ होनी चाहिए। उन महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए जो डोमेस्टिक हेल्पर है। उनका अभी तक एक बोर्ड नहीं बना है जिससे कि उनको तमाम तरह की जो परेशानी वो झेलती है उसको रेगुलेट किया इसका मतलब ताहिरा जी आप ये मान रही हैं कि महंगाई मुद्दा है महिलाओं के बीच बड़ा? बिल्कुल है, मैं कह रही हूँ महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। वो महिलाएं जो अपने बच्चों को बीए, मैं तो मिडिल क्लास तक भी नहीं जा रही, उनकी प्रॉब्लम टच करते हुए मैं इधर आ गई। मैं कह रही हूँ जो गरीब महिलाएं हैं हमारी, जो अपने बच्चों को किसी तरह से बीए कराती है, एमए कराती है, उनको चपरासी की तो नौकरी मिल नहीं रही है। प्राइवेट जगहों पे वो 1000, 2000, 2500 में काम करते हैं, फिर हटा दिए जाते, कहीं और जाते। तो बताइए जिंदगी कैसे बेहतर होगी? ठीक बात है। 80 करोड़ से 90 करोड़ अनाज लेने लगेंगे। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ताहिरा जी, मैं मनोज ध्यानी को चर्चा में शामिल करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, बहुत सारी बातें निकल कर आई। बीजेपी के जो नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता, बड़े जिम्मेदार नेता हैं, वो कह रहे हैं कि महंगाई है, आगे भी गारंटी नहीं कि नहीं रहेगी, लेकिन इसका असर चुनाव व्यवस्था पे, राजनीति पे नहीं पड़ रहा, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और जागरूकता की वजह से अब उन्हें विपक्ष गुमराह नहीं कर पा रहा है। मनोज ध्यानी। देखिए, आज का विषय बहुत शानदार है। पत्रकारिता दिवस की मैं आपको बधाई देते हुए मैं भाजपा प्रवक्ता की एक बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं, और वो है कि पब्लिक जागरूक हो गई है, जनता जागरूक हुई है, और वर्तमान चुनाव में मैं ये देख रहा हूँ वास्तव में जागरूक हुई है। भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो जनता है वो चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर विषयों के प्रति जागरूक हुई हो और उस पर
मुखर होकर बोल रही हो और विपक्ष अगर उसे मुद्दा बना रहा हो तो सत्ता पक्ष को हमने देखा कि उसको पटरी से उतारने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई और अनाप शनाप अनर्गल सारे के सारे तथ्य देने की कोशिशें की गई, लेकिन वो बातें पटरी पे नहीं उतरी और जनता वास्तव में जागरूक हो चुकी है कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत गंभीर मुद्दे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम देखें प्राइमरी आर्टिकल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर हम लोग देखें तो दाल, चावल, आटा, सब्जी, फल, फ्रूट, आप देखिए सबके दाम चढ़े हुए। मैं तो रोजाना देखता हूं कि अपने श्री भगवान को भोग क्या लगाया जाए। आम अगर 100 रुपए किलो से नीचे नहीं जा रहा, सेब, आड़ू, खुमानी, जो चीज आप देखिए, केला 70-70 रुपए मतलब डजन मिल रहा है, 60-70 रुपए डजन। तो ये स्थितियां हो रखी हैं इस समय और बहुत हालात गंभीर है। शिक्षा के लिए अगर पेरेंट्स के अगर आप चले जाएं किसी भी माँ बाप के पास और पूछें कि किताब, कापी, पेंसिल, जो स्कूल की ड्रेसेस हैं, उनकी फीस है, वो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से अफोर्ड कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए तो आपको पता लग जाएगा कि महंगाई की स्थिति क्या है। अगर फ्यूल और पावर सेक्टर की अगर बात करें, आप रोजाना जो तेल भरवाने वाले हैं, पेट्रोल डीजल भरवाने वाले हैं, गैसोलीन से चलने वाले गैस वालों से पूछिए तो आपको स्थिति का पता लग जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कि महंगाई की स्थिति कितनी गंभीर, कितनी भयंकर है। जिनके घर में बिजली है उनकी बिजली के बिल किस तरीके के खतरनाक आ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब वो मुद्दा बनाना पड़ रहा है कि हम 300 रुपए यूनिट 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो ये विषय, महंगाई अगर विषय नहीं होता तो ये सारी की सारी चीजें चर्चा में नहीं आ रही। मैं एक बात जो आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, लोक रीति और CSTS का सर्वे आया 2024 का जी उसमें मुस्लिम और दलित और आदिवासी जो मतदाता है, भाई बहन है, उनका 2/3 लोगों ने, मतलब लगभग 62% और ये 62% ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और इनका ये मानना है, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, कि इस समय हालात गंभीर है और महंगाई अपने चरम पे है। टोटल आबादी का अगर देखें तो 50% आबादी ने उसमें महंगाई और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा माना और ये जागृति का ही विषय है कि जनता जागरूक हो रही है मुद्दों के पीछे, भावनात्मक मुद्दों से लेकर यथार्थवादी मुद्दों की ओर अब आने लगी है और सोचने लगी है, अपने बारे में चिंता करने लगी है। ये इन चुनावों में जो आज का विषय है, इस चर्चा का, परिचर्चा का, वो सामने नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि बैकवर्ड क्लासेस में 63% बैकवर्ड क्लासेस ने ये माना है कि आज की तारीख में नौकरी पाना मुश्किल है। अब आप ये देखिए, महंगाई बढ़ रही हो, लोगों को नौकरी न मिल रही हो और जो 17%, जो 15 से लेके 29 साल की जो एज ग्रुप है, उसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस समय 17% है। 17% अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, उसके सामने इतने हालात गंभीर हैं कि वो एक तरफ प्राइस राइज हो रही है और दूसरी तरफ उसके लिए अपने बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट का है, वो रोजगार का अवसर नहीं खुल रहा है। ठीक है। तो ये दो विषय बहुत गंभीर रहे हैं और इन चुनावों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर 7 चरणों में जो अभी तक चुनाव दिख रहा है उसमें ये नजर आ रहा है। ठीक बात है, ठीक बात। चंद्रिका जी, चूंकि मेरे पास अब इस कार्यक्रम में बहुत वक्त नहीं है, चंद्रिका जी को दोबारा शामिल करते हैं। चंद्रिका जी, बहुत सारे लोगों को आपने सुना, ताहिरा जी ने कहा कि नहीं भाई, महिलाओं को बड़ा दुश्वारियां बहुत बढ़ गई हैं, महिलाएं बहुत दिक्कत में हैं। नारी शक्ति का आह्वान आपने किया है, महिलाओं के लिए बहुत काम किए गए हैं, महिला आरक्षण बिल भी लेकर आ पाए, बहुत सारी बातें हो रही, उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया है, बहुत सारी कोशिशें आपने की हैं। लेकिन
सबसे बड़ी जो बात यह है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा महंगाई से प्रभावित हैं। ध्यानी जी कह रहे हैं कि इस बार आप जान लीजिए, हो सकता है कि आपका असेसमेंट कहीं आपकी पार्टी चूक रही हो। इस बार बेरोजगारी और महंगाई ये दो बड़े मुद्दे हैं चंद्रिका जी। जी, मैंने मुद्दों से मना नहीं किया, लेकिन मैंने एक वाक्य आपसे कहा था कि जनता सब जानती थी। इसके पहले भी लोग सत्ता में रहे हैं, कैसे नौकरियां मिलती थी और क्या क्या रहा है, उस सब जनता ने देखा है, हमको भी देख रही है। जनता तुलना भी करती है और जो भी क्लासेज हैं, सोसाइटी के डिफरेंट जो क्लासेज हैं, वो सब हर चीज का आकलन करके वोट करते हैं। अब मैं बहुत बात करूंगा तो आपका समय नहीं है। घर घर हमने पानी पहुंचाया, घर घर में बिजली पहुंचाई, लोगों को जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं, 5 लाख का सबको इलाज का व्यवस्था किया, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। खाने का भी दे रहे हैं, किसानों को 6,000 दे रहे हैं। महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक होती है। अब वो इतना समय नहीं है कि मैं उसको विस्तार से बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार की नीयत और सरकार की नीति दोनों पर जनता विचार करती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये देख लें कि इसके बाद भी, अभी मैं तो कुछ नहीं कहता, शेष लोग तो तमाम बातें कर रहे हैं, कि आप परिणाम देख लेंगे। और मैं नहीं मानता कि मोदी जी के या जो निर्मला सीतारामन है वो भी गृहिणी है, वही अर्थव्यवस्था को संभाल रही है, कि उनसे लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। जी अतार नईम साहब, चंद्रिका जी ने बहुत साफगोई के साथ में बातें की। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जनता दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेगी। आप लोग भाई, मोदी जी बहुत कुछ उन्होंने दिया है, लाभार्थी वर्ग एक खड़ा हुआ है, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। देखिए चौहान साहब, आपकी पत्रकारिता का मैंने जितना लंबा कार्यकाल देखा है वो साफगोई का रहा है, और आप बहुत बेबाकी से उन तमाम मुद्दों को पहले भी उठाते रहे और आज भी उठा रहे हैं। आपके साहस को सलाम। आपके चैनल ने हमेशा जन उपयोग के, जनता के मुद्दों को उठाया है। जब पिछला समय अभी था भाजपा के हमारे सहभागी महोदय का, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि पहले जनता को विपक्ष गुमराह कर लेता था। इनकी स्वीकारोक्ति बहुत अच्छी है। मतलब पहले विपक्ष 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी महंगाई के नाम पर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को गिराया, वो गुमराह करके, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप को लगाया, जो कोर्ट ने छोड़ा, वो गुमराह करके, उन पे जितने आरोप लगाते रहे, अन्ना हजारे से लेकर के तमाम, निर्भया और तमाम कुछ, वो गुमराह करके अब गुमराह नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका कहना है, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। ये साफगोई नहीं है, इसको कहते हैं वो गोई कि जो छुपा के सरकार की भाषा बोले। इनको लोग समझ भी रहे होंगे जिस चुनाव क्षेत्र से ये निवर्तमान हुए हैं। जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है, जो बहुत शीघ्र निवर्तमान होने जा रहे हैं, उनके कार्यकाल के 2-4 उदाहरण दे दूं। चंद्रिका जी विधायक हैं अभी भाई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। विधायक तो अभी अगले बहुत लंबे समय तक रहेंगे। 27 में चुनाव है, अभी जल्दी नहीं है। मैं जब प्रदेश के चुनाव होंगे जब बात करूंगा, समय बचाता हूँ। अभी पार्ले जी बिस्किट के ऐसे होने की बात आई, पार्ले जी बिस्किट के ऐसे होने की बात आई। मैं हृदय रोगी हूँ, ये टेबलेट अपनी जेब में हमेशा रखता हूँ। ये 10 साल पहले 5 रुपए की आती थी आइसोडेल, ठीक है। इनके इलेक्टोरल बॉन्ड का भी ये शिकार कहें जो कहें, अब ये 7-8 रुपए की हो गई। ये जीवन रक्षक है, जान बचाने की है, कोई ऐश आराम की दवा नहीं है। ये इमरजेंसी में जेब में हार्ट का पेशेंट रख के जब जान जाने को होती है, खाता है इसको, इस गोली को। इसको 5 रुपए से 7-8 रुपए कर दिए गए। अभी तो मैंने लिया नहीं, महीनों हो गए, हो सकता है 10 हो गए हो, 10 हो गए, 9 हो गए हो। ये कितने प्रतिशत हुए, बहुत आंकड़े गिना रहे थे, तो आंकड़े देख लें, बता दें। ऐसे ही जब घर का सामान कोई खरीद रहा है तो उसकी हाय लग रही है इस सरकार को, और उसको विज्ञापन दूसरे दिखाए जाते हैं। प्रचार और इश्तिहार की सरकार है ये। जितना सरकार किसी वेलफेयर के लिए खर्च करती है, उसके कई गुना ये उसके प्रचार के लिए खर्च करते हैं। कितने उदाहरण दे दूं, अगर आपका समय में अतिक्रमण ना करूं। आप देख लें, दिन रात प्रचार, दिन रात मीडिया को प्रचार। और वो बहुत सलाम के और बहुत प्रशंसा के हकदार हैं पत्रकार, जो इनसे या तो अलग हो गए या इनके कारण निकाल दिए गए अपने मीडिया हाउसेस से। और यूट्यूब पर आपने यूट्यूब का भी गला घोटना चाहा, सोशल मीडिया से अपनी बात उठाते रहे और जनता की आवाज। ठीक है, थैंक यू अतर साहब।
आलोक जी, एक छोटी सी टिप्पणी। आप हालांकि सहमत नहीं हैं कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा या बना है, लेकिन महंगाई निश्चित तौर पर बीजेपी के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये कोई सरकार जनित नहीं है। आलोक जी, कभी आंकड़ों के साथ बैठ जाएं 2-4 घंटे। ठीक है अतार साहब। आलोक जी, बीजेपी कह रहे हैं कि भाई ये उसके लिए केवल सरकार दोषी नहीं है, सिस्टम जो दुनिया का सिस्टम है। आलोक जी, जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका इफेक्ट यहाँ भी है। अनम्यूट करिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार का ही काम होता है नीतियां बनाना, और नीतियों में एक निरंतरता भी एक बहुत जरूरी होती है। इस सरकार की मौजूदा जो निजाम है, सबसे बड़ी खामी यह है कि इसकी नीतियों में कभी निरंतरता नहीं रहती है। कोई एक भी नीति ऐसी नहीं है जिसके आधार पर कोई इन्वेस्टमेंट बड़ा करना चाहे। यही वजह है कि एफडीआई में भी आप बहुत पीछे पिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपके बहुत अर्थव्यवस्था के तमाम इंडिकेटर्स पर बात न करते हुए सिर्फ महंगाई पे बात करूंगा। मैंने पिछले आपके सत्र में भी यही कहा था कि महंगाई भी एक फैक्टर है, महंगाई ही फैक्टर नहीं है, मैंने महंगाई भी कहा था। तो अभी भी मेरा मानना है महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। महंगाई के आधार पर भारत की जनता उस तरीके से वोट नहीं करती, क्योंकि ये भावनात्मक तौर पर उतना उद्वेलन का विषय नहीं है। और भारतीय जो मध्य वर्ग है और या जो निम्न मध्य वर्ग है, वो अपनी आर्थिक दुश्वारियों को छुपाता है, अपनी आर्थिक तंगहाली को छुपाता है, और वो रोना सबके सामने नहीं रोता। ये भारतीय समाज की विडंबना है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, तरनईम साहब, ताहिरा हसन जी, मनोज ध्यानी जी, तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को लगातार 1 घंटे तक देखते हैं, हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद देते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और उन तमाम पत्रकारों को भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, जो जनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अपना काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उनका। सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।